प्रिय छात्रों, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम हमने कक्षा 11 की गणित की पाठ पुस्तक से ली है। ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 3.2 की पहली प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 71 पर है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तब अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। आपको जैसा कि जानकारी है 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं: sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। आपको एक का मान दिया हुआ है, cos x का मान दिया हुआ है -1/2। आपसे अन्य 5 के मान पूछे हैं और आपको इस प्रश्न में शर्त ये दी गई है कि जो कोण x है वह तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न के सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो केवल एक ही मेथड से सॉल्व हो सकते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रश्न हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड आपको हम आज बताएंगे, एक मेथड आपको हम बाद में बताएंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले लिखा दिया है cos x बराबर -1/2। अब आपने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी। हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अब आपको जो cos x का मान दिया हुआ है -1/2, वह आप इस सर्वसम्मिका में x cos x के स्थान पर लगा देंगे। तो आपको फल प्राप्त होगा sin स्क्वायर x प्लस -1/2 की होल पावर 2 बराबर 1। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/4। तो आपको इस लाइन से लाइन प्राप्त होगी sin स्क्वायर x प्लस 1/4 बराबर 1। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस 1/4 को हम LHS से RHS में ले जाएंगे। जब हम इसको LHS से RHS में ले जाएंगे तो चूंकि ये LHS में पॉजिटिव का 1/4 है, इसलिए RHS में जाने पर ये नेगेटिव का 1/4 हो जाएगा। तो हमें फल प्राप्त होता है sin स्क्वायर x बराबर 1 -1/4 और इसको LCM लेके जब सिंप्लीफाई करेंगे RHS में तो हमें फल प्राप्त होगा RHS में 3/4। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होती है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। अब हमारे लिए sin x का मान ज्ञात करना है और sin x के ऊपर वर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, तो इस वर्ग के चिन्ह को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो LHS में तो आ जाएगा हमारा sin x, और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे RHS में तो अंश का तो वर्गमूल पूरा आएगा नहीं, इसलिए अंश में तो आपको प्राप्त हो जाएगा √3। और हर में 4 जो है इसका वर्गमूल आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, तो आपको अंश हर में प्राप्त हो जाएगा 2। तो आपको इसका वर्गमूल प्राप्त हुआ √3/2। जैसा कि आप जानते हैं जब किसी संख्या का वर्गमूल लिया जाता है तो वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की आती है, पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। इसलिए sin x बराबर आपको प्राप्त हुआ प्लस √3/2 कॉमा -√3/2। अब आपको ये sin x के 2 मान प्राप्त होते हैं। आपको अब यहां पर ये निष्कर्ष निकालना है, ये आपको तय करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि ये sin x के दोनों मान माने जाएंगे या एक मान माना जाएगा, और एक मान माना जाएगा तो कौन सा माना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। अगर जिस एंगल के लिए हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं वो एंगल तीसरे चतुर्थांश में है, तो हम जानते हैं sin x का मान या sin का मान नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें ये जो प्लस के √3/2 है ये अमान्य है, ये नहीं माने जाएंगे। यहां पर आपका sin का x का जो मान माना जाएगा वह
-√3/2 माना जाएगा। इस प्रकार से आपको ये मान प्राप्त हो जाता है sin x बराबर -√3/2। यहां पर हमने लिख दिया है, लेकिन x तीसरे चतुर्थांश में है, यहां को दिया हुआ है, और तीसरे चतुर्थांश में sin x का मान जो होता है वह ऋणात्मक होता है, इसलिए sin x बराबर हो गया आपका -√3/2। अब आपको एक sin x का मान मालूम हो गया और एक आपको cos x का मान दिया हुआ था। इन दो मानों की सहायता से -1/2 है ये, इन दो मानों की सहायता से अब हम अन्य चार के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम cosec x का मान ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं cosec x बराबर होता है 1/sin x। तो यहां पर हम sin x का मान जब आ रहा है तो इसमें लगाएंगे, sin x लिए गए माइनस के √3 लगाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 1/-√3/2, और ये क्रिया करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपको फल प्राप्त हो जाएगा -2/√3। इस प्रकार से आपको ये cosec x का मान प्राप्त हो जाता है। अब आप जानते हैं tan x बराबर होता है sin x/cos x, और sin x का मान जो है आपका निकल के आया नेगेटिव के √3/2, और cos x का मान आपको दिया हुआ है नेगेटिव का 1/2। ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, अंश में sin x की वैल्यू पुट कर दी, हर में cos x की वैल्यू पुट कर दी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको tan x का मान प्राप्त हो जाएगा √3। और आपको एक बात ध्यान और रखना चाहिए कि तीसरे चतुर्थांश में जो है tan का मान धनात्मक होता है। अगर किसी तरह से ये मान ऋणात्मक आ रहा है तो आपको धनात्मक बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपकी शर्त पूरी हो गई। अब cot x बराबर होता है 1/tan x, और tan x का मान आप निकाल चुके हैं यहां पर √3। तो यहां पर आप tan x के स्थान पर जब √3 लगाएंगे तो आपको फल प्राप्त होगा cot x बराबर 1/√3। और तीसरे चतुर्थांश में cot x का मान भी धनात्मक होता है, और ये मान भी धनात्मक आया है, आपका ये आंसर सही हो गया। अब आपका रह जाता है sec x। sec x के बारे में आप जानते हैं, ये cos x का विक्रम होता है। sec x बराबर होता है 1/cos x। तो हम आ रहा है में cos x के स्थान पर जब -1/2 लगाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा sec x बराबर 1/-1/2, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल कर लेंगे, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा sec x बराबर -2 आंसर। इस प्रकार से आपको एक मान दिया हुआ था cos x का, आपने यहां पर sin x का मान निकाल लिया, cosec x का मान निकाल लिया, tan का मान निकाल लिया, cot का मान निकाल लिया, और sec का मान निकाल लिया। इस प्रकार से आपने अन्य 5 जो थे sin x, cosec x, tan x, cot x और sec x अन्य सभी के मान निकाल के रख लिए। यह आपका प्रश्न पूरा हो जाता है। आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है, नियमों के अनुसार कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे, आपको समझ में आने लगेंगे। नियमों को जितना ज्यादा आप स्पष्ट कर लेंगे, अधिक स्पष्ट करेंगे, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज की बात पूरी होती है, मैं अपनी बातें ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार। प्रिय छात्रों, नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। आज आपके लिए हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की NCERT की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। और ये प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 71 पर एक्सरसाइज नंबर 3.2 की दूसरी प्रॉब्लम है, त्रिकोणमिति से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि sin x बराबर 3/5 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तब 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमितीय फलन जो कहलाते हैं 5 हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इनमें से एक का मान दे देता है, फिर अन्य के मान पूछ लेता है। कभी अन्य के एक के मान पूछता है, कभी 2 के पूछता है, कभी 3 के पूछता है। आपको जो प्रॉब्लम है इसमें, उसमें 5 के पूछे गए हैं।
और शर्त ये दी गई है कि जो कोण है x कोण जो है वह दूसरे चतुर्थांश में है और sin x का मान दे रखा है आपको 3/5। तो आपको अन्य के ज्ञात करने हैं। तो क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है तो ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा होता है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि दूसरे चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक में किस किस के मान धनात्मक होते हैं और किस किस के मान ऋणात्मक होते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसकी जानकारी विशेष रूप से होना चाहिए, तभी ये प्रश्न को हम ठीक प्रकार से हल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए दिया हुआ है sin x बराबर 3/5 तथा दिया हुआ है x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, ये सूत्र है, एक आपने सर्वसमीका है, ये आपने पढ़ी होगी। इस सूत्र में हम sin x का मान लगा देंगे। तो जब sin x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे और कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इससे cos का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी। sin x का मान जो दिया हुआ मान है 3/5, वह मान तो हमने sin x के स्थान पर लगा दिया और होल स्क्वायर ये आ गया प्लस ये आ गया, कॉस स्क्वायर x ये आ गया बराबर 1 ही आ गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो LHS में आ जाएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 और ये इसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे। तो चूंकि ये LHS में पॉजिटिव के हैं इसलिए RHS में जाके ये नेगेटिव के हो जाएंगे। तो हमारे लिए लाइन प्राप्त होगी कॉस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 9/25। जब हम इसका एलसीएम लेंगे RHS में 1/1 मान लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा, बटे में 25 प्राप्त हो जाएगा और अंश में प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस 9। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे लिए RHS में प्राप्त हो जाएगा 16/25 और LHS में ये आपका कॉस स्क्वायर रहा। अब चूंकि हमें मान निकालना है कॉस x का और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो LHS में प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए कॉस x और RHS में प्राप्त होगा प्लस माइनस 4/5, क्योंकि जब भी किसी संख्या का वर्गमूल लिया जाता है तो वह प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें फल प्राप्त हो गया cos x बराबर 4/5। तो इस लाइन से हमें यह मालूम पड़ता है कि cos x का मान जो है वह प्लस का 4/5 भी हो सकता है, प्लस का 4/5 भी हो सकता है और माइनस का भी 4/5 हो सकता है। लेकिन कौन सा मान होगा यहां पर, कौन सा मान माना जाएगा cos x का, धनात्मक माना जाएगा या ऋणात्मक माना जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि x कौन से चतुर्थांश में है और उस चतुर्थांश के अंतर्गत जो है cos का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। लेकिन आपको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है x दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में जैसा कि आपको जानकारी है cos का मान जो होता है वो धनात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए ये पॉजिटिव मान जो cos का 4/5 निकल के आया है ये आपका इस प्रश्न के अंदर अमान्य हो गया। सही मान जो आपका माना जाएगा प्रश्न की शर्तों के अनुसार, जो प्रश्न की शर्तों को पूरा करेगा वह माना जाएगा -4/5। तो cos x का मान आपको ज्ञात हो गया -4/5। एक तो आंसर आपका ही आ गया। अब हम कॉसिक x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कॉसिक x बराबर होता है 1/sin x। तो ये सूत्र लिख दिया हमने और यहां पर हमने हर में जो है sin x के स्थान पर जो आपका मान दिया हुआ था 3/5 sin x का वह मान लगा दिया और इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कॉसिक x बराबर 5/3। एक उत्तर हमारा ये हो गया। अब हम sec x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप जैसा ही जानते हैं sec x बराबर होता है 1/cos x और cos x का मान आपने निकाला है -4/5। तो आप यहां पर हर में cos x के स्थान पर लगाएंगे -4/5 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा sec x बराबर -5/4। क्लियर, एक आंसर आपका ये हो गया।
फिर हम tan x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं tan x बराबर होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। तो sin x का मान तो हम अंश में लगा देंगे जो हमारे लिए 3/5 दिया हुआ है, और cos x का मान जो हम हर में लगा देंगे जो हमने कैलकुलेट करा था, गणना करी थी, जो -4/5 आए थे। ये जो मान यहाँ पर लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -3/4। इस प्रकार से हमें tan x का मान ज्ञात हो जाता है। और cot x बराबर होता है 1/tan x। तो आप लिख सकते हैं cot x बराबर 1/tan x, और tan x का मान आप निकाल चुके हैं -3/4। तो यहां पर आप हर में tan x के स्थान पर लगाएंगे -3/4। तो आपको ये कैलकुलेट करने के बाद प्राप्त हो जाएगा cot x बराबर -4/3। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। अब दो बातों का विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि मैंने सबसे पहले sin x की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से cos x का मान ज्ञात किया, ये तो आप करेंगे। इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप पहले cos x का मान निकालें या पहले sec का निकालें। आपका जो क्रम से आप चाहे पहले cos x का निकाल लें, चाहे sec x का निकाल लें, या आप tan x का ही पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि tan x का मान ज्ञात करने के लिए आपको sin के और cos के मान चाहिए, वो आप निकाल ही चुके हैं। एक इसके अलावा cot x का मान जो है, जो हमने यहां पर निकाला है 1/tan x, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं cot x बराबर cos x बटे sin x। तो आप यहां पर cos x का मान लगा दीजिए, मान उसके 4/5, और नीचे लगा दीजिए sin x का मान 3/5। तो आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा -4/3। तो ये जरूरी नहीं है कि आप गणना इसी प्रकार से करें, जिस प्रकार से आपको सूत्र मालूम हो उस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। आपका मन है आप पहले sin x के बाद जो मान दिया हुआ है cos x का मान निकाल लीजिए, फिर आप sin x का मान निकाल लीजिए, फिर cot x का मान निकाल लीजिए। cot x का मान आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये आप मत समझिए कि आपने इस प्रकार से कर दिया तो गलत हो गया या इस प्रकार से कर दिया तो गलत हो गया। बहुत से छात्र समझते हैं कि इसी प्रकार से हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सूत्र आपके सही होना चाहिए, नियम सही होना चाहिए, आपके प्रश्न सही जाएंगे। तो इस प्रकार से आज की बात तो पूरी होती है। अब नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 के छात्रों के लिए त्रिकोणमिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम प्रश्नावली 3.2 की तीसरी प्रॉब्लम है, जो पेज नंबर 71 पर है। आज की हमारी प्रॉब्लम है cot x बराबर 3/4 और x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है। शेष अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन कुल 6 होते हैं। एक sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। क्लियर? इसमें आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो cot x है उसका मान दे दिया है, और आपको साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि ये कोण x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है। इन बातों के आधार पर, इन प्रतिबंधों के आधार पर आपको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे, एक sin x, एक cos x, एक sec x, एक cosec x और एक tan x, इन 5 के मान ज्ञात करने हैं। तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान, एक तो उसमें हमें यह मालूम करना होता है कि उसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और एक ये है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कितनी। तो हमारे लिए यदि मान लीजिए sin x का मान मालूम करना है तो हमें 2 बातें मालूम करनी होगी। एक तो हमें ये मालूम करना होगा कि उसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, फिर हम ये मालूम करेंगे कि उसका मान कितना होगा। तो पहले चूंकि हमारे लिए प्रतिबंध दिया हुआ है कि x कोण जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है, इसकी सहायता से पहले हम ये निर्धारित कर ले रहे हैं कि किस किस त्रिकोणमितीय फलन का मान ऋणात्मक होगा और किस किस का धनात्मक होगा।
जैसा कि आप जानते हैं, आपको याद होना चाहिए, ये बात बिल्कुल रटी होना चाहिए कि तीसरे चतुर्थांश के अंतर्गत साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स के मान तो ऋणात्मक होते हैं और टेन एक्स और कॉट एक्स के मान धनात्मक होते हैं। कॉट एक्स का मान आपको दिया है, इसलिए उससे तो कोई मतलब नहीं है, आपको टेन एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इससे ये बात और मालूम हो गई हमारे लिए कि टेन एक्स का मान जो है धनात्मक होगा, क्योंकि आपको तीसरे चतुर्थांश में कोण है और कॉट एक्स का मान धनात्मक दिया हुआ है। क्लियर? अब हम सूत्रों की सहायता से, नियमों के अनुसार शेष जो हमारे 5 त्रिकोणमितीय फलन हैं उनका हम मान ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, tan x बराबर होता है 1/cot x। तो इस सूत्र में हम यहाँ पर जो है cot x का जो हमारे लिए दिया हुआ मान है वो लगा देंगे, तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा tan x बराबर 1/3/4 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे प्राप्त हो जाएगा tan x बराबर 4/3 उत्तर। इस प्रकार से ये आपके लिए एक त्रिकोणमितीय फलन जो था tan x उसका मान ज्ञात हो गया। अब शेष 4 के मान और याद करने हैं। अब इसे हम सूत्रों का सहारा लेंगे। एक सूत्र आप जैसा कि जानते हैं, sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x। इस सूत्र के अंतर्गत अब यहाँ पर जब हम tan x का ये जो मान हमने निकाला है 4/3 वो लगा देंगे तो इसकी सहायता से हमारे लिए sec x का मान मालूम पड़ सकता है। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है मान लगाने के बाद sec स्क्वायर x बराबर 1 + 4/3 की पावर 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x बराबर 1 + 16/9 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 9 + 16/9 और ये इससे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर 25/9। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो संख्यात्मक राशि जो होती है उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है, इसलिए इससे हमें फल प्राप्त होगा दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने के बाद sec x बराबर ±5/3। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सूत्रों के आधार पर हमारा sec x का जो मान निकल के आ रहा है वह 5/3 भी निकल के आ रहा है और -5/3 भी निकल के आ रहा है। लेकिन हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सा मान माने, पॉजिटिव मान माने, नेगेटिव मान माने या दोनों माने। ये परिस्थिति के हिसाब से सूत्रों के आधार पर और नियमों के आधार पर जानकारी होती है, उससे निर्धारित करते हैं। जैसा कि आप पहले निर्धारित कर चुके हैं, तीसरे चतुर्थांश में कोण जब x होता है तो sec x का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका ये वाला मान तो 5/3 तो माना नहीं जाएगा, ये वाला मान माना जाएगा। तो इससे फल प्राप्त होता है sec x बराबर -5/3। हमने लिख दिया तीसरे चतुर्थांश में sec x का मान ऋणात्मक होता है, अतः sec x बराबर -5/3 और इस प्रकार से ये हमारे लिए उत्तर प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अब आप जानते हैं cos x बराबर होता है 1/sec x के और sec x का आप मान यहां पर निकाल चुके हैं -5/3। तो यहां पर यदि सूत्र के अंतर्गत आप हर में sec x के स्थान पर -5/3 प्रतिस्थापित कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे तब आपको cos x का मान मालूम पड़ जाएगा। तो इस sec x के स्थान पर आप -5/3 प्रतिस्थापित कर दीजिए तो आपको प्राप्त होगा cos x बराबर 1/-5/3 और इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब हल प्राप्त हो जाएगा cos x बराबर -3/5 और एक प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। तो आपके tan x का मान आ गया, sec x का मान आ गया, cos x का मान आ गया। अब आपको दो त्रिकोणमितीय फलन जो हैं उनके मान और ज्ञात करने हैं, एक sin x और एक cosec x। उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बतला देता हूं। देखिए, आप जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 क्यों होता है? अगर हम cos स्क्वायर x को LHS से RHS में ट्रांसफर कर दें तब हमारे लिए प्राप्त हो जाता है sin स्क्वायर x बराबर 1 -
कॉस स्क्वायर एक्स, और जो हमारा कॉस एक्स का मान निकल के आया है -3/5, वह मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हल करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे लिए साइन स्क्वायर एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लगा रहे हैं 1 - 3/5 का वर्ग, ये आ जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा 9/25, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 - 9/25, और इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 25 - 9/25 बराबर 16/25। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको साइन स्क्वायर एक्स का मान प्राप्त हो गया 16/25, लेकिन आपके लिए साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात नहीं करना है, आपको साइन एक्स का मान ज्ञात करना है। इसलिए दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे। तो RHS में जो हमारी संख्यात्मक राशि है उसका मान जो है वो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। जब किसी भी संख्यात्मक राशि का वर्गमूल लिया जाता है तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आते हैं। इसलिए इससे हमें फल प्राप्त होता है साइन एक्स बराबर +/-4/5। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपका साइन एक्स का मान जो है वो 4/5 भी है और -4/5 भी है। अब हमारे लिए फिर ये निर्धारित करना होगा कि हमें साइन एक्स का मान 4/5 माने या -4/5 माने। लेकिन जैसा कि हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, क्योंकि x का मान जो है, कोण x जो है वह 3/4 में है, और 3/4 में जैसा कि हम जानते हैं साइन का मान जो है वह नेगेटिव होता है। इसलिए ये वाला मान तो हमारा अमान्य हो जाएगा और ये वाला मान मान्य हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए साइन x बराबर प्राप्त होता है -4/5, और एक आपका उत्तर ये आ गया। अब आपका एक अंतिम त्रिकोणमितीय फलन रह गया कॉसिक x, जिसका आपको मान ज्ञात करना है। उसका मान आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कॉसिक x बराबर होता है 1/sin x के, जो आपने sin x का मान -4/5 निकाला था, वह यहाँ पर RHS में sin x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे और फिर RHS को कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तभी आपके लिए cosec x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा 1/-4/5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मान प्राप्त होगा -5/4। इस प्रकार से आपका ये cosec x का मान प्राप्त हो जाता है। एक आंसर आपका ये आ गया। इस प्रकार से आपने पूरा प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न समझ में आ रहा होगा, आप विचार कीजिए, समझ में आएगा। जो आपको एंगल दिया हुआ है उसमें जो प्रतिबंध दिया हुआ है कौन से चतुर्थांश में स्थित है, उसकी सहायता से तो आप पहले ये ज्ञात कर लीजिए किस किस त्रिकोणमितीय फलन के मान ऋणात्मक माने जाएंगे और किस किस के धनात्मक माने जाएंगे। फिर सूत्रों की सहायता से उनका संख्यात्मक मान निकालना प्रारंभ कर दीजिए। मान अगर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों निकल के आते हैं तो उनमें से आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको धनात्मक मान लेना है या ऋणात्मक मान लेना है, और अगर एक ही मान निकल के आता है तो फिर वही मान माना ही जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आज का प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम पेज नंबर 71 पर चौथी प्रॉब्लम है और एक्सरसाइज नंबर 3.2 की है। प्रॉब्लम त्रिकोणमिति से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए जबकि sec x बराबर 13/5 तथा x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन कह लीजिए या त्रिकोणमितीय अनुपात कह लीजिए, ये 6 होती हैं। एक sin x, एक cos x, एक tan x, cot x, sec x और cosec x। इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान कभी धनात्मक होते हैं, कभी ऋणात्मक होते हैं, कभी सभी के मान धनात्मक होते हैं
कभी 2 के मान धनात्मक होते हैं, अन्य 4 के मान ऋणात्मक होते हैं। कभी किसी का मान धनात्मक होता है, कभी किसी का मान ऋणात्मक होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है, ये यहाँ पर जो कोण आपका x है वह कौन से चतुर्थांश में है। चतुर्थांश जैसा कि आप जानते हैं 4 होते हैं, इसको हम पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। यदि x का मान चौथे चतुर्थांश में है, अब अपने हम मूल प्रश्न पर आ जाते हैं, क्योंकि फिर हम सब बातें बतलाएंगे तो बहुत टाइम ज़्यादा खर्च होगा और आपको समझ में भी हो सकता है सब बातें एक साथ ना आए। तो हमारे लिए x जो है कोण वह चौथे चतुर्थांश में है। जब कोण का मान चौथे चतुर्थांश में होता है तो cos x और sec x इन 2 का मान तो पॉजिटिव होता है, sin x, cosec x, tan x और cot x इन 4 त्रिकोणमितीय फलन का मान जो है वो ऋणात्मक होता है। तो हमारे लिए sec x का मान दे रहा है 13/5। इसकी सहायता से शेष जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात बचे, एक sin x, cos x, tan x, cot x और cosec x, इन 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। और ये हम पहले ही निश्चित कर चुके हैं अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कि इसमें किसका मान धनात्मक होगा, किसका मान ऋणात्मक होगा। क्लियर? तो हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। दिया है sec x बराबर 13/5, अतः cos x बराबर होता है 1/sec x बराबर 1/13/5 बराबर 5/13। ये मान धनात्मक दिया था, आपका मान धनात्मक ही निकल आया है, इसमें ऋणात्मक मान निकल के आया ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। जब आंसर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में निकल कर आएगा तब हमें निश्चित करना पड़ेगा कि इसमें मान धनात्मक माना जाए या ऋणात्मक माना जाए। और अगर मान लीजिए ऋणात्मक आता है या धनात्मक आता है तो हमें फिर ये भी निश्चित करना पड़ेगा कि ये मान जो निकल के हमारा आया है ये सही है गलत है, कहीं हमारे प्रश्न के हल करने में गलती हो रही है या ये मान अमान्य है। ठीक है ना? तो cos x का मान हमारा 5/13 निकल आया। इस प्रकार से हमने cos x का मान निकाल लिया। अब हम मान निकालेंगे sin x का। तो जैसा कि हम जानते हैं sin x बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसमें आप cos x का जो मान निकल के आया वह मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो sin x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल वर्ग। फिर आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस 25/169 और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 169 माइनस 25/169 और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 144/169। अब 144/169 का हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे लिए इसका वर्गमूल प्राप्त होगा प्लस माइनस 12/13। अब इससे जो हमारे साइन के मान निकल के आए, ये गणितीय क्रिया करने के बाद साइन के हमारा एक मान धनात्मक निकल के आता है, एक मान ऋणात्मक निकल के आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि sin x का मान जो है पॉजिटिव के 12/13 भी हो सकते हैं और sin x का मान जो है वह ऋणात्मक 12/13 भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा हमारे लिए कि चूंकि x चौथे चतुर्थांश में है और हमने आपको बताया था चौथे चतुर्थांश में sin x का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए ये वाला मान जो है अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य हो गया, ये वाला मान माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मान तो 2 निकल के आए, हमारी गणितीय क्रिया करने में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है, लेकिन जब 2 मान निकल के आते हैं
या 3 मान निकल के आते हैं या 4 मान निकल के आते हैं एक ही राशि के, तो फिर हमें ये निश्चित करना पड़ता है कौन सा मान मान्य है, कौन सा मान्य है, कौन सा माना जाए, कौन सा ना माना जाए। तो इस प्रकार से हमारा sin x का मान निकला -12/13। हम cos x का sec x का मान तो हमें दिया था 13/5, cos x का मान निकाल चुके थे हम 5/13 और sin x का मान निकाल चुके थे हम -12/13। क्लियर? इसका मान भी निकल आया हमारा, इसका भी निकल आया, इसका भी निकल आया। हम tan x का मान निकालेंगे तो देखिए हम जानते हैं tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x, और sin x का मान आप निकाल चुके हैं -12/13। ये हम अंश में sin x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे और हर में cos x का मान जो 5/13 आया है वह प्रतिस्थापित कर देंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा -12/13 गुणा 13/5, और ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको ये फल प्राप्त हुआ 12/5। इस प्रकार से आपको tan x का मान मालूम प्राप्त हो जाता है -12/5। क्लियर? अब आपके मान 2 रह जाते हैं। sec x का मान तो दिया था, एक cot x का मान रह जाता है और एक sec x का मान रह जाता है। तो पहले हम cot x का मान निकाल लेते हैं, चाहे आप पहले cosec x का मान निकाल लीजिए, ये आपके मन की बात है। तो चलिए पहले हम cot x का मान निकाल लेते हैं। cot x बराबर होता है 1/tan x, और यहाँ पर जो tan x का हम मान निकाल चुके हैं -12/5, ये हर में हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये आ जाएगा -12/5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा -5/12। इस प्रकार से ये cot x का मान आ गया। अब हम cosec x का मान निकाल लेते हैं। हम जानते हैं cosec x बराबर होता है 1/sin x। sin x का जो मान हमने निकाला है वह मान यहाँ पर आप प्रतिस्थापित कर दीजिए हर में, अंश में तो एक रहेंगे, और sin x का मान हर में लगाया जाएगा -12/13, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा -13/12। इस प्रकार से यह cosec x का मान आ गया। इस प्रकार से आपके ये मान दिया हुआ था एक त्रिकोणमितीय फलन का, और शेष सभी मान आपके प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाता है। एक बात ये आवश्यक नहीं है इन मान के निकालने में जिन सूत्रों का प्रयोग मैंने किया है आप उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर मैंने जब tan x का मान निकाला था तो मैंने tan x बराबर लिखा था sin x/cos x, और उसमें sin x और cos x की वैल्यू प्रतिस्थापित करके मान निकाला था। आपका मन है आप tan x का मान इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये तो आपके लिए इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा सूत्र याद है, और उस समय आप परीक्षा में जब परीक्षा दे रहे हैं तो उस समय आपको कौन सा सूत्र याद आता है। मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये विधि जो मैंने बतलाई है केवल यही विधि नहीं है। मतलब इस प्रश्न को हम और प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए tan x बराबर होता है प्लस माइनस वर्गमूल sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस माइनस sec x का मान आपको 13/5 दे रहा है, वह मान यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे। वर्गमूल 13/5
5 का होल वर्ग माइनस 1 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 169। 13 का वर्ग आएगा 169 और हर में 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। माइनस 1 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 169 माइनस 25 बटे 25 और आपको ये प्राप्त होगा प्लस माइनस वर्गमूल 144 बटे 25। फिर आप लिखेंगे बराबर प्लस माइनस 12 बटे 5। तो इसका मतलब आपका मान निकला 10x बराबर 12 बटे 5 पॉजिटिव निकले और 10x बराबर माइनस 12 बटे 5 ये निकले आपके। लेकिन चूंकि एक और x का मान चौथे चतुर्थांश में एक और है, इसलिए 10 का मान जो है नेगेटिव माना जाएगा, पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, इसलिए ये मान अमान्य हो जाएगा। तो ये वाला मान आपका माना जाएगा, वो मान यहाँ पर ही लिखा हुआ है आपका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये नहीं कि जिस प्रकार से मैंने आपको जिन सूत्रों का प्रयोग किया है उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आप प्रश्न को करें। जो भी आपको नियम आते हैं उन नियमों से प्रश्न को कीजिए, कहीं भी किसी नियम की त्रुटि नहीं होना चाहिए। हर लाइन पर नियमों का पालन होना चाहिए, सूत्र सही प्रयोग कीजिए। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की हिंदी NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। आज की प्रॉब्लम पेज नंबर 71 पर 5वीं प्रॉब्लम है, जो प्रश्नावली 3.2 से ली गई है। आज की हमारी प्रॉब्लम है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए जबकि 10x बराबर माइनस 5 बटे 12 कॉमा x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। आपको 2 शर्तें दी गई हैं। एक 10x का मान दे रहा है माइनस 5 बटे 12 और दूसरी शर्त ये दे रहा है ये कोण जो है x ये दूसरे चतुर्थांश में है। इन 2 तथ्यों के आधार पर, इन 2 जानकारियों के आधार पर आपको शेष 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं कुल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। एक होता है sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें आपको 10x का मान दे दिया है। अन्य 5 sin x, cos x, cot x, sec x और cosec x, इन 5 के मान आपसे ज्ञात करवाए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी दे दिया गया है कि कोण x जो है वह दूसरे चतुर्थांश में है। तो जब भी हम किसी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करते हैं या पुस्तक में त्रिकोणमितीय फलन का मान देखते हैं या पुस्तकों में दिया होता है तो 2 बातें होती हैं। एक तो उसका संख्यात्मक मान कि मान कितना है उसका, और एक ये कि उसका मान नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये उसका मान नेगेटिव है पॉजिटिव है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं वह कौन से चतुर्थांश में स्थित है। यदि मान लीजिए कोण पहले चतुर्थांश में है तो sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x सभी 6 त्रिकोणमितीय फलन के मान धनात्मक होंगे। लेकिन यदि कोण दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तब sin x का मान पॉजिटिव होगा, cosec x का मान पॉजिटिव होगा और cos x का मान नेगेटिव होगा, sec x का मान नेगेटिव होगा, tan x का मान नेगेटिव होगा और cot x का मान नेगेटिव होगा। ये दूसरे चतुर्थांश में sin x और cosec x का मान पॉजिटिव होता है।
अन्य 4 जो है cos x, sec x, tan x और cot x, इनके मान निगेटिव होते हैं। तो इस सामान्य ज्ञान के आधार पर, सामान्य जानकारी के आधार पर ये तो निश्चित हो गया कि sin x का जो मान निकल के आएगा वह मान पॉजिटिव होगा, cos x का जो मान निकल के आएगा वो नेगेटिव होगा, cot x का मान नेगेटिव होगा, sec x का मान नेगेटिव होगा और cosic x का मान पॉजिटिव होगा। ये तो हम जो जानकारी हमारे लिए है ये कौन से चतुर्थांश में किस का मान धनात्मक होता है, किसका मान ऋणात्मक होता है, उस आधार पर हमने निश्चय कर लिया। अब बात आती है इनके संख्यात्मक मान ज्ञात करने की। तो संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जिन सूत्रों की सहायता से हम इनके मान निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात ऐसा है कि ये आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार से प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ आप परीक्षा में उसी प्रकार से करें। आपका मेथड सही होना चाहिए, नियम सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार की नियम का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, नियमों में त्रुटि नहीं होना चाहिए। फिर जिस सूत्र से आप चाहें उससे आप कर सकते हैं। और ये tan x का मान भी नेगेटिव होता है, लेकिन ये मान दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, लिख देते चलिए। ठीक। अब देखिए दिया है tan x बराबर -5/12 और हम जानते हैं cot x बराबर होता है 1/tan x। अतः cot x बराबर होगा 1/-5/12 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा cot x बराबर -12/5। इस प्रकार से ये हमारा cot x का मान आ गया। अब हम पहले sec x का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। हम जानते हैं sec x बराबर होता है वर्गमूल 1 + tan स्क्वायर x, यहाँ प्लस माइनस आएगा, मैं गलत किया। sec x बराबर ±√1 + tan स्क्वायर x। देखिए ऐसा है कि आपने सूत्र पढ़ा होगा sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x। इसका आप यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा sec x बराबर ±√1 + tan स्क्वायर x। इसी को मैंने लिख लिया यहाँ पर। चाहे आपका मन आप इससे स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपका मन डायरेक्ट आप इससे लिख लीजिए। अब RHS में हम जो tan x का मान हमें दिया वो मान प्रतिस्थापित कर देंगे, मान लगा देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा sec x बराबर ±1 + -5/12 का वर्ग और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा +-1 + 25/144 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ± वर्गमूल 144 + 25/144 बराबर ± वर्गमूल 169/144 और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा sec x बराबर ±13/12। इस प्रकार से sec x का मान पॉजिटिव 13/12 भी निकल के आ रहा है और नेगेटिव का 13/12 भी निकल के आ रहा है। sec x बराबर +13/12 और sec x बराबर -13/12। लेकिन क्योंकि दिया हुआ है कोण x दूसरे चतुर्थांश में है और हम जानते हैं जब कोण दूसरे चतुर्थांश में होता है
तब sec का मान ऋणात्मक होता है, धनात्मक नहीं होता है, इसलिए ये मान जो है वह अमान्य हो गया। तो हमारा sec x का मान निकला -13/12। तो हमने यहाँ पर लिख लिया अपना sec x बराबर -13/12। हम गणना कर चुके हैं या हम ज्ञात कर चुके हैं sec x बराबर -13/12 और हम जानते हैं cos x बराबर होता है 1/sec x के। तो जब RHS में हर में sec स्थान का ये बात जो मान हमने निकाला है वो प्रतिस्थापित कर देंगे, तब हमें फल प्राप्त होगा cos x बराबर 1/-13/12 और इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर -12/13। इस प्रकार से ही हमारा cos x का मान निकल आता है। cos x का मान निकल आया, cot x का मान निकल आया, sec x का मान निकल आया और tan x का मान दिया हुआ था ये। ठीक, अब मान रह जाता है हमारा sin x का मान ज्ञात करना है हमारे लिए और cosec x का मान ज्ञात करना है। हम ज्ञात कर चुके हैं cos x बराबर -12/13 और हम जानते हैं sin x बराबर होता है +-1 cos स्क्वायर x के। देखिए ये जो भाषा से मैं लिख रहा हूँ ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए, आपकी समझ में आने लगे। फिर आप परीक्षा में प्रश्न को कैसे हल करेंगे या कितना लिखेंगे ये आप अपने आप जब जान जाएंगे तो निश्चित कर लेंगे। ये आवश्यक नहीं है ये सब भाषा लिखी जाए। हम मान लगाएंगे यहाँ पर +- वर्गमूल RHS में हम cos का मान लगा रहे हैं -12/13 का वर्ग, तो ये फल प्राप्त होगा +- वर्गमूल 1 - 144/169 और इसे सॉल्व करेंगे तो +- वर्गमूल 169 - 144/169 बराबर + वर्गमूल 25/169 और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा sin x बराबर +-5/13। क्लियर? तो इस प्रकार से sin x का मान जो है हमारा पॉजिटिव में भी 5/13 आया और नेगेटिव में भी 5/13 आया। तो हम लिखेंगे sin x बराबर 5/13 या sin x बराबर -5/13 दिया हुआ है। यहाँ पर आप चाहो तो आप लिख सकते हैं, दिया है कोण x दूसरे चतुर्थांश में है और हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में जब कोण होता है तो साइन का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए ऋणात्मक मान जो है वो अमान्य हो गया। ठीक, तो इसलिए sin x मैं गलत लिख गया, ये अमान्य नहीं है, अमान्य ऋणात्मक वाला होगा, ये अमान्य हो गया।
क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए साइन का ऋणात्मक वाला मान जो -5/13 आया है ये अमान्य है। क्लियर? तो आपको साइन x का मान प्राप्त होता है, साइन x बराबर प्लस के पॉजिटिव 5/13। तो आपको इस प्रकार से साइन x का मान भी मालूम हो जाता है। साइन x बराबर पॉजिटिव के 5/13। अब आपका कॉसेक x का मान रह जाता है, वह मान भी आप ज्ञात कर लीजिए। हम ज्ञात कर चुके हैं साइन x बराबर पॉजिटिव के 5/13 और हम जानते हैं कॉसिक x बराबर होता है 1/sin x के। RHS में sin x के स्थान पर ये जो मान हम निकाल चुके हैं वो लगा देंगे हम 1/5/13 और ये फल प्राप्त हो जाएगा 13/5। इस प्रकार से ये हमारे लिए कॉसिक x का मान प्राप्त हो गया और ये मान जो है पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव मान लगा दिया क्योंकि पॉजिटिव निकल के भी आ रहा है। और वैसे भी कॉसिक x का मान जब कोण दूसरे चतुर्थांश में होता है तो धनात्मक होता है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 ये शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे या फलन थे, इनके मान निकल आए उस शर्तों के आधार पर जो प्रतिबंध या शर्तें आपको प्रश्न में दी गई थी। ये आपका आंसर हो जाता है। आप प्रश्नों को नियमों के आधार पर करिए, नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप जिस विधि से करना चाहें उस विधि से करें, आपके नियम सही होना चाहिए। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए कुछ प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं और प्रश्न प्रश्नावली 3.5 के हैं, 3.2 के 3.2 के हैं और प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक है। इस प्रकार से 5 प्रश्न हैं। आपका प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये छठा प्रश्न आपकी पुस्तक में साइन 765 अंश का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको यही प्रश्न समझा रहे हैं। छठा प्रश्न, साइन 765 अंश। देखिए ऐसा है, जब हमें साइन का या कॉस का या टैन का किसी का भी मान निकालना होता है और वह एंगल यहाँ पर जो होता है 360 अंश से बड़ा होता है, तो हम उसके लिए 360 से भाग कर लेते हैं। यदि छोटा है तब तो बात और है, लेकिन बड़ा है तो ज़रूर भाग करना पड़ता है। तो 765 को 360 से भाग करेंगे तो 2 बार चले जाएंगे आपके और 720 ये आ जाएंगे, 45 शेष बचाएगा। इसका मतलब ये हुआ 765 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 2 गुणा 360 प्लस 45। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पर लिख जाएगा साइन 2 गुणा 360 अंश प्लस 45 अंश। इसका मान जो है वह 765 अंश के बराबर ही रहा, लेकिन इसका रूप परिवर्तित हो गया है। अब आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, साइन n गुणा 360 अंश प्लस थीटा, इसका मान जो होता है वह साइन थीटा के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर n का काम 2 कर रहा है और 360 सूत्र के आ गए और थीटा का काम 45 कर रहा है। जब हम इस सूत्र से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा
साइन 45 अंश। और जैसा कि आप जानते हैं साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। इसका मान आप लगा देंगे तो ये मान आपको प्राप्त हो गया 1/√2 उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। आपको सूत्रों की जानकारी होना चाहिए। अब आपको हम प्रश्न नंबर 7 समझा रहे हैं। कौशिक -1410 अंश। देखिए ऐसा है, अगर एंगल में यहाँ पर माइनस का चिन्ह देता है, एंगल नेगेटिव में देता है, तो अच्छा ये है कि सूत्र होता है साइन -थीटा का भी सूत्र होता है, कॉस -थीटा का भी सूत्र होता है, टेन -थीटा का भी सूत्र होता है, कॉट -थीटा का भी सूत्र होता है और सेक -थीटा का भी सूत्र होता है और कॉसेक -थीटा का भी सूत्र होता है। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्न हो उसी से संबंधित सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि आपका ये प्रश्न कौशिक से संबंधित है और इसका सूत्र होता है कौशिक -थीटा बराबर होता है माइनस कौशिक थीटा। ये सब सूत्र मैंने नहीं लिखे हैं, होते सभी के लिए हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये मान लगा देंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे। जब हम ये वाला सूत्र लगा देंगे तो इससे हल प्राप्त हो जाएगा माइनस कौशिक 1410 अंश। देखिए आपकी एक या दो लाइन बढ़ जाए उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप यदि लाइनें छोड़ने के चक्कर में प्रश्न को गलत कर देंगे, नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, तो आपके प्रश्न समझ में भी नहीं आएंगे और आपको फिर परीक्षा में अंक भी पूरे प्राप्त नहीं होंगे। अब चूंकि यहाँ पर एंगल जो है वह 1410 डिग्री का है और ये एंगल 360 से बड़ा है, इसलिए इसको हम 360 से भाग करेंगे। जब 360 से भाग करेंगे तो 3 बार चले जाएंगे, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 3 से कटा रहा है, 3 3 और 1 10, 0 और यहाँ बचाएगा आपका 3 और यहाँ बचाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ 1410 अंश बराबर हो गया 3 गुणा 360 प्लस 330 अंश। क्लियर? तो इस जो आपका 1410 अंश यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लगा देंगे 3 गुणा 360 अंश प्लस 330 अंश। तो हमें फल प्राप्त होता है माइनस कौशिक 3 गुणा 360 अंश प्लस 330 अंश। क्लियर? अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और इन सूत्रों की आपको जानकारी होना चाहिए, कौशिक n गुणा 360 अंश प्लस थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा के। यहाँ पर n का काम 3 कर रहा है, ये शर्त पूरी हो रही है, और यहाँ पर थीटा का काम जो है वह 330 अंश कर रहा है। इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, ये नेगेटिव का चिन्ह तो पहले चल रहा है वो आ जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम कौशिक 330 अंश। अब चूंकि ये कोण 330 अंश से छोटा है, इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसको आप यदि इस प्रकार से लिख लें तो आपको परिश्रम कम करना पड़ेगा। 330 अंश बराबर होता है 360 अंश माइनस 30 अंश। और ऐसा नहीं है कि जो आपके मन में आए सो लिख लें, यहाँ पर 180 अंश, 360 अंश, 270 अंश, 90 अंश ऐसे आता है, उसी के सूत्र होते हैं। तो सूत्रों का भी ध्यान लगाना पड़ता है कि ये कोई सूत्र है नहीं है, ठीक है ना। तो इस 330 अंश के स्थान पर हम लिख लेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा कौशिक 360 अंश माइनस 30 अंश। इसका मान जो है वह 330 अंश के बराबर ही रहा, लेकिन इसमें हमारे लिए एक सूत्र है, वह सूत्र बन गया हमारा। ये सूत्र होता है कौशिक 360 अंश
माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसिक थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम 30 अंश कर रहा है और इस सूत्र का यहाँ प्रयोग होगा, तो इतने के स्थान पर आपको फल प्राप्त हो जाएगा। नेगेटिव का चिन्ह तो जो पहले चल रहा था वो आ गया और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा नेगेटिव कॉसिक 30 अंश। और कॉसिक 30 अंश का मान आपको याद होना चाहिए, ये 2 के बराबर होता है। तो देखिए ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और कॉसिक 30 अंश का मान लगा देंगे तो 2, कॉसिक 30 अंश का मान 2 होता है। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब देखिए आपको हम 8वां प्रश्न समझाएंगे। इन सब सूत्रों की आपको जानकारी होना चाहिए। ये सूत्र आपकी पुस्तकों में मिल जाएंगे और वैसे मैं भी आपको इन सूत्रों के बारे में जानकारी दे दूंगा, लेकिन आज इनके प्रश्नों के साथ में जानकारी देना कठिन है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। 10 19 पाई बटे 3। तो देखिए जब बटे में देता है या सही बटे में देता है तो हम उसके पहले सही बटे बना लेते हैं। 19 बटे 3 को लिख सकते हैं हम 10, तो ये आ जाएगा और 6 सही 1 बटे 3 पाई। 19 बटे 3 का मतलब होता है 6 सही 1 बटे 3। और अगर आपका मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 सही 2 बटे 7, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 5 प्लस 2 बटे 7। यदि आपका लिखा हुआ है 18 सही 3 बटे 5, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 18 प्लस 3 बटे 5। तो इसी प्रकार से और पाई ये लिखा ही जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 6 प्लस 1 बटे 3 और पाई ये लिख जाएगा। इस पाई की हमें इससे भी गुणा करनी पड़ेगी और इससे भी गुणा करनी पड़ेगी, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 10 6 पाई प्लस पाई बटे 3। और 10 के संबंध में सूत्र होता है 10 n पाई प्लस थीटा बराबर होता है 10 थीटा के। तो यहां पर n का काम 6 कर रहा है और थीटा का काम पाई बटे 3 कर रहा है, तो आपसे इस सूत्र के सहायता से आपको हल प्राप्त हो जाएगा 10 पाई बटे 3। अब या तो आपको 10 पाई बटे 3 का मान मालूम होना चाहिए और यदि नहीं मालूम है तो संभवतः अंशों में आपको इसका मान जरूर याद होगा। और पाई बटे 3 रेडियन बराबर होते हैं 60 अंश के, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 60 अंश। और 10 60 अंश का मान होता है √3 के बराबर, तो आप यहां पे लिख देंगे √3, ये इसके बराबर आ गया। ये इस प्रकार से ये 19 पाई बटे 3 रेडियन का मान निकल आया और ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 बतला रहा हूं आपके लिए मैं। नियमों की जानकारी रखिए, नियमों के अनुसार करिए। 1-2 लाना आपकी बढ़ जाती है, कोई बुरी बात नहीं है। साइन -11 बटे 3 पाई। तो देखिए इसमें पहले हमें सूत्र लगाना, जब यहाँ पर एंगल नेगेटिव में होता है तो पहले जो आपको बतलाए थे 6 सूत्र, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ये सब सूत्र होते हैं ना, इनमें से जिस सूत्र का प्रयोग हो सकता है उस सूत्र का प्रयोग करके पहले यहाँ का नेगेटिव का चिन्ह जो समाप्त कर देते हैं। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का काम 11 पाई बटे 3 कर रहा है और नेगेटिव का चिन्ह ये है, तो इससे आपको फल प्राप्त हो जाएगा माइनस साइन 11 बटे 3 पाई। अब ये बटे में है, भिन्न में है, इसलिए आप इसके सही बटे बना लीजिए तो आपको सुविधा रहेगी। माइनस साइन और ये बन जाएंगे आपके 3 सही 2 बटे 3, 3 3 9 2 11 और पाई ये रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं जैसा कि आपको भी बतलाया था, साइन 3 प्लस 3 3 9
तो इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2/3 और पाई ये लिख जाएगा आपका, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन 3 पाई प्लस 2 पाई/3। क्लियर। अब देखिए ऐसा है कि आपके पास जो सूत्र है वह साइन 2n पाई प्लस थीटा का सूत्र है। यहां पर जो है पाई के साथ जो गुणांक है ये सब में होना चाहिए। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और यहां पर ये भी सब में आ रहा है। थीटा का काम तो यहां पर चलो हम मान लेते हैं कि 2 पाई/3 कर रहा है, लेकिन ये सूत्र नहीं बन रहा है। इसलिए इसका सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन 2 पाई प्लस 2 पाई/3 लगा देंगे। अब ये एंगल जो बना हमारा पाई प्लस 2 पाई/3, ये थीटा का काम करने लगेगा, और ये सूत्र बन गया हमारा। यहां पर जो है पाई के साथ में समगुणांक आना चाहिए, तो ये बन गया साइन 2 पाई प्लस 2 पाई/3। ये हमारा थीटा का काम कर रहा है, और ये बराबर होता है आपका साइन थीटा के। तो इस सूत्र के आधार पर आप लिख सकते हैं माइनस साइन, ये थीटा आपका ये है, तो ये लिख जाएगा आपका पाई प्लस 2 पाई/3। अब इसमें सूत्र आपको फिर लगाना पड़ेगा एक, साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये पाई का आपका ये रहा, और ये साइन थीटा आ जाएगा, और इस सूत्र के कारण नेगेटिव का यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, तो आपको फल प्राप्त होगा माइनस, और ये होगा माइनस साइन 2 पाई/3, और ये बराबर हो गया आपका साइन 2 पाई/3। और 2 पाई/3 एंगल जो है वह 60 अंश के बराबर 120 अंश के बराबर होता है। तो यदि आपका मन है और आपको जानकारी है तो आप इसका मान जो है तुरंत लगा दीजिए। 120 अंश साइन 120 अंश का मान होता है √3/2, ये उत्तर हो गया आपका। और आपको अगर रेडियन में नहीं मालूम है तो आप इसको पहले अंश में बना लीजिए। साइन 2 गुणा 180/3, इससे काटेंगे 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन 120 अंश, और इसका मान आप √3/2 लगा दीजिए। और आप यदि मान लीजिए ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/3, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो हल करने के बाद ये 2 पाई/3 आ जाएगा। और एक सूत्र होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो ये बराबर हो जाएगा आपका साइन पाई/3 के, और साइन पाई/3 बराबर होता है 60 अंश के। तो आप या तो डायरेक्ट मान लगा दीजिए इसका, और आपको अगर नई जानकारी है तो आप ऐसा करिए, ये 60 अंश के बराबर लिख लीजिए, फिर इसका मान लगा दीजिए 3/2 उत्तर। तो जिस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं उस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कीजिए, लेकिन नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 हो जाता है। अब आपको मैं प्रश्न नंबर 10 बतला रहा हूं। कॉट माइनस 15 पाई/4। देखिए इसमें यहाँ पर चूंकि कोण के साथ में नेगेटिव का चिन्ह है, इसलिए पहले इसमें हम सूत्र लगाएंगे। कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। यहाँ पर थीटा का काम 15 पाई/4 कर रहा है, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा इससे माइनस कॉट 15 पाई/4। जैसा कि आपको बतलाया, यहाँ पर अगर बटे में होता है तो उसको आप सही बटे बना लीजिए। कॉट 3 सही 3/4 ये बन जाएंगे, और पाई ये बन जाएगा, और इसके माने जाएंगे आपके कॉट 3 प्लस 3/4 पाई आ जाएगा। पाई से अंदर गुणा करेंगे
तो आपको फल प्राप्त होगा नेगेटिव का, ये हो जाएगा कॉट 3 पाई प्लस 3 पाई बटे 4। और जैसा कि tan का संबंध में सूत्र बताया था आपको, उसी प्रकार से कॉट के संबंध में सूत्र है। कॉट n पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ पर n का काम तो 3 कर रहा है, यहाँ पर ये सम विषम की जरूरत नहीं है। अगर सम है तब भी कॉट के लिए सूत्र सही है और विषम है तब भी सही है। तो यहाँ पर थीटा का काम जो कर रहा है 3 पाई बटे 4 कर रहा है, और इसलिए इतने का मान इस सूत्र की सहायता से ये बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा, कॉट 3 पाई बटे 4। अब या तो आप पाई का मान लगा के इसे अंश में बदल लीजिए और उस प्रकार से कर लीजिए, लेकिन उसमें आपको हो सकता है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। आपको इतना बड़ा कौन हो जाएगा, उसका मान हो सकता है ना मालूम हो, इसलिए आप यहाँ पर ऐसा करिए, कॉट ये लिख दीजिए और आप इसके स्थान पर लिख दीजिए कॉट पाई माइनस पाई बटे 4। तो इसका मान जो है 3 पाई बटे 4 के बराबर ही रहा, लेकिन इसका रूप बदल गया। और फिर एक सूत्र याद होना चाहिए आपको, कॉट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। तो ये थीटा का काम पाई बटे 4 कर रहा है, और इस सूत्र के हिसाब से माइनस और आएगा, तो माइनस तो एक पहले का था और यह प्राप्त होगा माइनस कॉट पाई बटे 4, और ये नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये कॉट पाई बटे 4 माने होता है 45 अंश। पाई बटे 4 रेडियन में लिखा हुआ है, इसके अंश बना लीजिए आप। वैसे अंश बनाना आवश्यक नहीं है, यदि आपको डायरेक्ट कॉट पाई बटे 4 का मान मालूम है तो आप लिख दीजिए, और आपको यदि उसमें सारणी याद नहीं है, अंशों में याद है, तो आप बना लीजिए और इसका मान होता है 1 उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। जो नियम है उन नियमों को ध्यान रखिए। सूत्र आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में सब मिल जाएंगे, और वैसे मैं यदा कदा इन सूत्रों के आधार पर आवश्यक सूत्रों का वीडियो बनाता रहता हूँ, आप उनको देखिए, उससे याद कीजिए। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।